हरि ओम तत्सत। मित्रों, वर्तमान में चल रहे कृषक आंदोलन के संदर्भ में मेरे एक मित्र ने यह जिज्ञासा करी, यह जानना चाहा कि जब किसान आंदोलित हैं और उन्हें ये तीनों नए कानून नहीं चाहिए तो शासन उनके ऊपर ये कानून क्यों थोप रही है। मित्र, सबसे पहले तो इन आंदोलनों की भूमिका में जाएं। गत वर्ष इन्हीं दिनों में शाहीन बाग में जोरदार आंदोलन सीएए के विरोध में चल रहा था, एनआरसी के विरोध में चल रहा था, जबकि आपने देखा कि सीएए के विरोध का कोई औचित्य ही नहीं था और एनआरसी की कहीं कोई बात ही नहीं उठी थी। अब आइए इस आंदोलन के संदर्भ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लोग अंबानी और अडानी के नाम पर औद्योगिक घरानों का विरोध कर रहे हैं या उसके नाम पर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने इतिहास को उठा के देख लें। इस देश के अंदर जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई तो उस समय कृषि को सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया, यानी कि 5 वर्षों में शासन की यह मंशा थी कि कृषि को हम सबसे अधिक धन देकर और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाएं। उसके पीछे कारण यह भी था कि भारत के विभाजन के समय जो बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, जहां जूट का उत्पादन होता था, उसका हम व्यापार करते थे, विदेशों में भेजते थे, वो सब हमारे देश से चला गया। हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे आपको हम ये बताना चाहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक धनराशि का आवंटन किया गया, किंतु उस पंचवर्षीय योजना के अंत में यह पाया गया कि आवंटित धनराशि को हम खर्च करने में सक्षम नहीं थे। इस बात को समझिएगा। क्यों सक्षम नहीं थे? क्योंकि उस समय हमारा जो खेती का तरीका था वो बहुत पिछड़ा हुआ था और बिना उसमें आधुनिकता लाए हुए, बिना मशीनरियों का प्रयोग किए हुए हमारे लिए संभव नहीं था कि हम अपने देश की खेती को उन्नत कर सकें। इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे योजनाकारों ने अपनी गलती को सुधारा और औद्योगिक क्षेत्र को ज्यादा धन आवंटित किया, ताकि इस देश में उद्योग के माध्यम से, उसके विकास के माध्यम से नई मशीनरियां, नए उपकरण जो कृषि को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक थे, उनका उत्पादन किया जा सके। आज उसी बैकग्राउंड में हमें पुनः यह सोचने की आवश्यकता है कि एमएसपी की बैसाखी हमारे किसान भाई कब तक लगाकर चलेंगे। एमएसपी का अर्थ क्या है? यह न्यूनतम समर्थन मूल्य उस समय लागू किया गया जब 1967 के आसपास भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, मांग बहुत अधिक थी, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता थी और किसानों को यह सुनिश्चित कराने की आवश्यकता थी कि यदि वो गेहूं का उत्पादन करेंगे तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके गेहूं को खरीद लेगी। आज कंपटीशन का समय है। जो पीछे रह जाएगा वो पीछे पिछड़ता चला जाएगा। यही स्थिति हमारे देश में कृषि की हुई है। उत्तम खेती, मध्यम बान
निकृष्ट चाकरी और भीख निदान की कहावत अब उल्टी हो गई। खेती तीसरे स्थान पर यानी निकृष्टता की स्थिति में आ गई। किसान आत्महत्या कर रहे, उनको आजीविका का जो न्यूनतम स्तर है वो नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में शासन ने कुछ करने का प्रयास किया जो किसानों के हित में हो। एमएसपी को समाप्त नहीं किया जा रहा है, ऐसा आश्वासन सरकार पहले ही दे चुकी। इसलिए एमएसपी के ऊपर बात करते हैं कि सरकार की मंशा क्या है आखिर। बचपन में मैंने देखा, एक बार कॉर्नफ्लोर का पैकेट हमारे हाथ लगा। मैंने अपने पिताजी से, चूंकि वो कॉर्नफ्लोर का जो पैकेट था, फ्लोर का मतलब तो आटा समझ में आ गया, कॉर्न का मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन एक बालक बुद्धि होने के कारण मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये मक्के का आटा जब ये पैकेट में आ जाता है तो इतना महंगा कैसे हो जाता। उस समय मैंने मूल्य निकाला था तो लगभग 200 गुने मक्के के आटे का दाम जो उस पैकेट में लिखा हुआ था कॉर्नफ्लोर के नाम पर, तो 200 गुने का अंतर था। तो मैंने पिताजी से अपने पूछा कि इतना महंगा क्यों है। उन्होंने कहा इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली चीज तो यह है कि ये जो मक्के का आटा है इसकी प्रोसेसिंग का खर्चा है। प्रोसेसिंग के साथ ही जो तकनीक, जिस तकनीक से ये बनाया गया उस तकनीक का खर्चा है। इन 2 खर्चों के साथ साथ तीसरी बात मोनोपोली है, यानी कि अगर किसी चीज का कोई एकल उत्पादक है, कोई एक उत्पादन करता है, तो दाम निर्धारण करने में, मूल्य निर्धारण करने में वो अपनी मनमानी करता है। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि देखो, हमारे देश में अभी कितना परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जो मक्के का आटा इतना महंगा बिक रहा है उसको हम भी अपने यहां बना सकते हैं, अपने यहां पैक कर सकते हैं। और उसी समय हमारे मन में एक विचार आया था कि सत्तू, जो मैं समझता हूं कि विश्व का जो फास्ट फूड कहते हैं, तो उस फास्ट फूड का तो मैं अर्थ नहीं समझता, जिसको बनने में आधे घंटे लगते हैं उसे फास्ट फूड कहते हैं। सत्तू से अच्छा फास्ट फूड, सत्तू से अच्छा पौष्टिक फास्ट फूड पूरे विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है। हमने कभी इसकी मार्केटिंग नहीं करी। इसी को हम पैक करके अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है। जो अनाज सड़ जाता है अधिक उत्पादन के कारण, गेहूं और चावल का इतना अधिक उत्पादन है कि शासन के पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है उसको रखने के लिए। ऐसी स्थिति में बिना, जैसे आप तुलना करें, जैसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि जो धनराशि आवंटित की गई थी वो खर्च नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी। आज वही स्थिति है। अनाज क्यों सड़ रहा है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं है। अगर उनको लगाने के लिए इस देश के कारपोरेट सेक्टर के महारथी आते हैं तो किसान के मित्र हैं, दुश्मन नहीं हो सकते। कैसे होंगे? भंडारण की जहां तक बात है, कोई ऐसा कानून नहीं बन गया है कि कोई आपके खेतों में आएगा और जबरन उठा के लेके जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप किसे बेचना चाहें। आपके सामने एक कंपटीशन का वातावरण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था शासन कर रही है। इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, हमने कुछ ऐसी पोस्ट फेसबुक पे देखी जिसमें
वो कितना सत्य है असत्य है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उसमें जियो की बोरियां थी, जैसे जियो का सिम है रिलायंस का, वैसे ही जो है जियो की बोरियां थीं। उन बोरियों में गेहूं भरा हुआ था और लिखा यह गया था कि किसान से 16 रुपए में खरीदा गया गेहूं आप मॉल में 50 रुपए किलो खरीदेंगे। यह शासन व्यवस्था करने जा रही है। अब इसी बात को आप ले लीजिए, यदि कोई कॉरपोरेट सेक्टर का व्यक्ति हमारे खेत में आता है और एमएसपी के नीचे हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, हम एमएसपी के नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक शासन ने विकल्प दिया हुआ है कि इतना धनराशि तो हमको मंडी में मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से किसान सक्षम होगा एमएसपी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कल अपने जब विचार व्यक्त किए, सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं, कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे ये समझ लें कि एमएसपी से नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एमएसपी आपको एश्योर किया जा रहा है, आपको मिलने की बात की जा रही है। अब आप उसके ऊपर आ जाइए। अगर 50 रुपए का गेहूं मॉल में मिल रहा है तो इस देश का नागरिक मूर्ख नहीं है, वो किसान के खेत में जाके 18 की जगह 20 और 22 रुपए भी दे सकता है। लेकिन इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ओपन मार्केट सिस्टम वो बहुत ही अच्छा है किसानों के लिए, क्योंकि एमएसपी की बैसाखी ये निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए। किसान एमएसपी के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सके वही किसान का मुनाफा होगा, और जो किसान उत्तम खेती कभी कर रहा था या खेती को उत्तम व्यवसाय के रूप में अपना रहा था, वो स्थितियां पुनः तभी आ सकती हैं। जहां तक भंडारण की बात है, वास्तविकता यह है कि भंडारण के क्षेत्र में भारत सरकार ने खूब प्रयास किए, खूब भंडारण हुआ, और स्थिति ऐसी आ चुकी है कि उत्पादन इतना अधिक है, उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि भंडारण के लिए जगह नहीं बचती। ऐसी स्थिति में किसानों को एमएसपी प्राप्त नहीं होती। अति उत्पादन हो जाने के कारण उनको जो लागत है वो निकालना मुश्किल हो जाता है। खासतौर से अगर हम आलू के क्षेत्र को देखें तो आलू में कभी अति उत्पादन और इतना अधिक उत्पादन की कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की जगह नहीं, किसान कहां लेकर जाए अपनी फसल को। कई बार मैंने देखा है कि कोल्ड स्टोरेज से किसान अपना आलू उठाने नहीं जाता, क्योंकि अब वो इतने लॉस में पहुंच चुका है, इतना उसको हानि हो रही है कि वो उठाकर लेके जाए कहां। और कोल्ड स्टोरेज के बाहर वो आलू सड़ता है, बदबू फैलती है। ऐसी स्थिति में आलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकता है और उत्पादन उतना ही होना। सीधी सी बात यह है कि मूल्य निर्धारण तो डिमांड और सप्लाई के रूल से, मांग और पूर्ति के नियम से ही मूल्य का निर्धारण होगा।
उत्पादन अधिक जिन वस्तुओं का हो जाएगा उनका मूल्य गिर जाएगा, जिनका उत्पादन कम रहेगा मूल्य उनका बढ़ जाएगा। दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। जो भी वस्तु उत्पादित हुई है उसका अति उत्पादन या अल्प उत्पादन, इन दोनों स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कारपोरेट सेक्टर की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझना चाहिए। तो एमएसपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में आज स्थिति यह है कि खेती की जोत इतनी छोटी हो चुकी है, यानी कि जो किसान के पास खेतों की उपलब्धता है वो बढ़ते बढ़ाते अब इस स्तर पे आ गई है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ भूमि भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या उत्पादन करें, कैसे अपनी आजीविका चलाएं, यह चिंता का विषय है। और उसके लिए समूह में खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल प्रकाश डाला। बहुत अच्छे से उस पर चर्चा करी। देखिए, अगर छोटे किसान हैं तो एक समूह बनाकर किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे चिप्स बनाने वाले हो गए, मटर की प्रोसेसिंग करने वाले हो गए, ये टमाटर केचप, उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, या अन्य तमाम इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, जिनको लगाकर कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अब काम नहीं चलना, आत्मनिर्भरता के ऊपर हम उठें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके लिए हम आवाज उठाएं, हम उनको खरीदें, हम उनको प्रोत्साहित करें। यह इसी योजना के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है। हमारे कृषि उत्पाद भी वो विश्व में पहचाने जाएं। बागवानी के उत्पाद, मत्स्य पालन, हम जितने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए साधन हैं उनसे ऊपर उठें। आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है, हम विदेशी मुद्रा कमाने में भी सक्षम बने। यह आज भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने आढ़ती से कर्ज ले लेते हैं। तो आढ़तियों को कौन भगा रहा है? आढ़ती तो रहेंगे ना, आढ़ती कहां जाएंगे? आप अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि अडानी और अंबानी को ही आप अपना उत्पाद बेचें। ऐसा कौन सा समझौता सरकार ने कर लिया है अडानी और अंबानी के साथ जिसके लिए कृषक गुमराह किए जा रहे हैं? वो समझौता तो दिखाइए। आप बार बार कॉरपोरेट सेक्टर का भय दिखाते हैं। बिना कॉरपोरेट सेक्टर के हमारे देश का विकास संभव नहीं है। जितना महत्वपूर्ण भारत के लिए कृषि है उतना ही महत्वपूर्ण औद्योगिक जगत भी है। हम उत्पादन करें, अपने उत्पादों को विदेशों में बेचें। जैसे मैंने सत्तू का उदाहरण दिया, आप देखें हमारे यहां से पापड़ बन के विदेशों में जाते हैं, अचार बन के विदेशों में जाते हैं, मसाले विदेशों में जाते हैं। गेहूं और चावल के भी बहुत से उत्पाद ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनका प्रसंस्करण करने के बाद हम विदेशों में बेचें और वहां से आय अर्जित करें। अभी तो स्थिति उल्टी है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें विदेशों से लानी होती हैं
इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया। हमने अपने आजादी के आंदोलन में भी देखा कि बिना स्वदेशी अपनाए हमारा कल्याण नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जब इस देश में आए उन्होंने हमारे उद्योग धंधे, जो कुटीर उद्योग थे, जो गांव के स्तर पे थे, उनको चौपट किया। उसके पीछे उनकी एक योजना थी, सस्ता माल बेचो। यही हमने चीन में देखा, सस्ता माल खरीदो। ठीक है, सस्ता माल हम खरीद रहे हैं, उसके साथ हम ये भी तो देखें कि हमारा एक भाई जो उस व्यवसाय में लगा है वो भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, दूसरों को आत्मनिर्भर बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे कहीं भी किसी भी तरह से इन कानूनों में जो कृषि सुधार के लिए इस देश में लागू किए गए कोई बुराई नजर नहीं आती। दूसरी बात, अगर कहीं कोई इस कानून की बुराई है तो उस पर शासन बात करने को तैयार है, उसमें संशोधन करने को तैयार है। और इतनी जल्दबाजी क्यों? इस कानून को साल, 2 साल, 3 साल आप चलने दीजिए, आप देखिए कि इसका प्रभाव क्या होता है। इस कानून को रद्द कराने की जो लड़ाई है, इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि लागू होने दो इस कानून को। कानून का विरोध और उसके रद्द कराने की कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही हम धरने पे बैठें। हम धरने पे रिजल्ट आने के बाद भी बैठ जाएंगे। तो ये चीजें केवल गुमराह करने की हैं। ऐसे लोगों की साजिशें हैं जिन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध किया। उसी तर्ज पर यह विरोध चल रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और यदि यह बिल किसान भाइयों के हित में नहीं है तो इस पर चर्चा हम 6 महीने या साल भर के इंतजार के बाद भी कर सकते हैं। इस पर आंदोलन हम रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं। कम से कम तब तक हमें शांति बनाए रखना चाहिए। अपनी बात रखने के लिए हमारे किसान भाई हों या और कोई जो किसानों का शुभचिंतक है, रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। लेकिन बात करें, आप तर्कपूर्ण करें। केवल इस बात की जिद कि नहीं, आप कानून को वापस लें, यह बात नहीं समझ में आती। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र में हम एक परिवार की तरह रहते हैं। परिवार में पिता पूरे परिवार का हित साधता है। उसी तरह से इस देश का प्रधानमंत्री हर भारतवासी की चिंता करता है और यह उसका कर्तव्य है। अगर उस कर्तव्य से कहीं वो हटता है, कहीं डिगता है, तो आप प्रजातांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और खूब करें। लेकिन बिना बात के लोगों को गुमराह करना, उनके अंदर भय पैदा करना, यह कतई इस देश के, इस प्रजातंत्र के हित में नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों को इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस किसानी को, जिस खेती को हम उत्तम कहते थे,
वह उत्तम बने, हमारा भाई जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, धूप, ठंड, बारिश सब बर्दाश्त करता है, हम उसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अगर इन कानूनों से यदि कोई अहित होता है तो हम आप सब में सबसे आगे खड़े होने वाले होंगे, लेकिन व्यर्थ विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे CAA और NRC के मामले में बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के केवल विरोध के लिए किया जाता रहे है, उसको समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।